Good morning students. Once again very warm welcome to our physics point class. Students, हम लोग हमारा अगला जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं किया पाया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो लास्ट डेरिवेशन था, जो हमारा बायस-वाट लॉ का लास्ट डेरिवेशन था स्टूडेंट्स, वो हम आज करेंगे। उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ निकालेंगे स्टूडेंट्स? एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का डेरिवेशन है, जो लास्ट डेरिवेशन है। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ बायस-वाट लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम एक सर्कुलर वायर ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर सर्कुलर वायर। सपोज दिस इज वायर एंड कैरिंग करंट आई। सपोज करो ये आई करंट होल्ड करती है स्टूडेंट्स। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट्स, ये जो वायर आपको ऐसे दिख रही है बट ये प्रैक्टिकली वायर ऐसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, ये सर्कुलर लूप जो है ये हमें ऐसे दिख रहा है प्लेन में, बट इसको हम लोग ऐसे रखेंगे तो ये लूप की पिक्चर ऐसे बनेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इधर से करंट जाएगा तो आपको पता है आपका यहाँ से करंट एलिमेंट आएगा और एक करंट एलिमेंट आपका इस डायरेक्शन से क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसका नाम डाल लेंगे। उससे पहले हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास इसका रेडियस है। इसका रेडियस सपोज कितना ले लिया? ए। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसका आपका रेडियस हो गया। और इससे एट डिस्टेंस आर पे हम लोगों ने पॉइंट पी कंसीडर करा। ये पॉइंट पी वो है जहाँ पे हम लोग एंटायर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे ड्यू टू दैट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या चीज देखनी है? ये जो आप देख रहे हो ये डीएल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये जो आपका डीएल है करंट एलिमेंट डीएल, और ये भी आपका डीएल ही है, जैसे डीएल2 बोल देते हैं इसको, डीएल1, एंड बोथ करंट एलिमेंट आर टेकन ऑन अपोजिटली डायमेट्रिक एंड ऑफ दैट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब स्टूडेंट्स क्या करें, आप ये देखिएगा, इसका मैंने कहा ये फेस ऐसा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको दिख ऐसा है बट फेस ऐसा है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस तरफ जाएगा एस कैप। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका एस कैप इस साइड से ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एस वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से आप ये कैसे चाहें तो इसका यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये वाला इसका स्टूडेंट्स इधर हो गया, ये भी आपका ऐसे। क्लियर, बस समझिए। और ये जो यहाँ सेंटर से इसकी दूरी ली आर है और ये आपका ओरिजिन है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये करंट चल रहा है इसमें आई इस डायरेक्शन में। क्लियर, अच्छा अब आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अब क्या देखा मैंने इस पिक्चर में? क्या लिया? सबसे पहले करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिया, उसके अंदर आई करंट कैरी करवाया। मैंने दो करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिए एट एनी पॉइंट्स DL1 और DL2 which are taken on opposite ends of the diametrical axis of that current carrying circular loop। अब मैंने क्या करा स्टूडेंट, इस करंट एलिमेंट से s डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लिया और यहाँ से भी s डिस्टेंस पे पॉइंट P लिया, वाइल ये जो सेंटर है इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P कंसीडर करा। जिस P के ऊपर मुझे इस करंट एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको इंटीग्रेट करना होगा फॉर एंटायर कंडक्टर। ओके, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये देखिए स्टूडेंट्स कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। आपको पता है कि ये जो करंट एलिमेंट का जो कंडक्टर है ये बेसिकली आपको दिख ऐसा रहा है बट ये प्रैक्टिकली ऐसा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसका होगा तो आप सोच के बताएं इसमें से करंट जब यूं जाएगा, करंट स्टूडेंट्स कैसे जाएगा इसमें से? यूं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी इसके। क्लियर है, अब आप ये देखिए कि ये थोड़ा सा तिरछा है, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे जानी चाहिए। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गई और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गई। अब ये हम सपोज कर लेते हैं dV1 है और इसको dV2 बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई P पॉइंट पे ड्यू टू करंट एलिमेंट DL1 और ये हो गई DL2। क्लियर, अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स, इस एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये हमें पता है एक्स एक्सिस है,
ये हमारी वो एक्सिस है इसके जिसके ऊपर ये एक्सिस कंसिडर होती है इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की। ओके, अब आप क्या देखते हैं, इसका इसके कंपोनेंट ब्रेकअप करने पड़ेंगे। तो इसके कंपोनेंट ब्रेकअप करने के लिए आप देखेंगे एक लाइन इधर जाएगी एक इधर, तो dv2 का ये वाला कंपोनेंट इधर टूटेगा तो एक इस साइड से टूटेगा, इसी तरह से dv1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा। क्लियर। अब आपको जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या स्टूडेंट्स, कि ये एंगल जो है ये सपोज करो ये फाई बनाते हैं, ये बनाते हैं फाई एंगल, तो फिर ये क्या देख रहे हो आप कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके साथ ये इंक्लाइन फाई बनाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन लगा के क्या बनाएगा, फाई एंगल बनाएगा स्टूडेंट्स। ओके, एंड दिस इज विल आल्सो फाई। अब आप देखिए कि यहाँ पे इस dv1 का ये कंपोनेंट बनेगा dv1 cos इधर बनेगा नहीं, जिधर हमारा बेस एंगल होता है यानी जिसके साथ एंगल बनता है उधर cos होता है, तो यहाँ आएगा dv1 cos फाई, और स्टूडेंट्स यहाँ आपको cos की जगह क्या मिलेगा, sin फाई। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, dv2 sin फाई एंड दिस वन विल आल्सो dv2 sin फाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज हम तो फिर वेक्टर नहीं दिखा रहे हैं, केवल इसके मैग्नीट्यूड्स के कंपोनेंट को ब्रेकअप कर पा रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब बात आती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट में आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि देखिए सबसे पहले तो हमें dv1 पता लगाना पड़ेगा कितना है और ये dv2 कितना होगा यहाँ पे। क्लियर है। तो as we know this is the application of Biot-Savart law, so by the Biot-Savart law के अनुसार क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड at point P due to current element dl1, कौन सा एलिमेंट dl1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, dv1। क्लियर है। तो वो हमारी कितनी होगी पहले उस चीज को देख लें। तो मैं यहाँ dv1 और ये 1 और 2 तो इसलिए रिप्रेजेंट करें जो करंट एलिमेंट dl1 और dl2 कंसीडर कर रखे हम लोगों ने। तो dv1 अगर हम निकाले बायोट-सेवार्ट लॉ से तो रूल के हिसाब से ये हमारा करंट एलिमेंट के साथ ये एक एंगल बनाता है, तो ये हमारा r कंसीडर होता है, हम लोगों को पता है। तो इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl है ना स्टूडेंट्स। वेक्टर फॉर्मेट में करें तो dl क्रॉस r बोलेंगे, लेकिन जैसे ही r को हटा देता हूँ मैं वही करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा नीचे स्टूडेंट्स यहाँ dl क्रॉस r था, बट r की जगह तो मैंने s ले रखा है, आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे s लेंगे और नीचे हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, s की पावर 3। अब हम इसको खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे, जब ये तो वेक्टर फॉर्मेट थी तो म्यू नॉट 4 पाई i dl क्या आएगा स्टूडेंट्स, साइन। ठीक है, साइन क्या बनेगा 5, क्या बनेगा साइन 5, और डिवाइडेड में s से कट जाएगा इससे, तो s की पावर स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल आया करंट एलिमेंट dl1 की वजह से। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा इसे, तो ये हमारा यहाँ करंट एलिमेंट dl1 कंसीडर कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि हमने यहाँ पे dl1 लगा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखिए सिमिलरली अब आप क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपने ये जो बनाया इसमें हियर ध्यान से देखिएगा, ये करंट एलिमेंट यानी कि ये जो करंट सर्कुलर लूप है ये हमारा कैसे बताया था मैंने, ऐसे है, और ये इसके साथ ऐसे जाता है, तो लगभग इसका अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री रहेगा एंगल। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो आप यानी कि हियर आप क्या देख पा रहे हैं कि dl जो है वो परपेंडिकुलर है इसके s वेक्टर के। क्लियर। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया ना इसका डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में मतलब थीटा 90 है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इनका फाई कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री, sin 90 होगा। देयरफॉर dv1 हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl1 s स्क्वायर, और ये sin 95 क्या होगा 91 इंटू 1, ये आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल कंपोनेंट्स पर। क्लियर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल आई। ठीक है, अब आप देखिए नाउ रिजॉल्व कंपोनेंट्स ऑफ, अब हमने कंपोनेंट तोड़ दिए dv1 और dv2 के। ओके स्टूडेंट्स, हमने dv1 और dv2 के कंपोनेंट तोड़े। देन dv1 ध्यान से देखिएगा, sin फाई और एक dv1 cos फाई। क्लियर, एंड dv2 sin फाई, dv2 sin फाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने sin फाई और cos फाई खोल दिए, इसी तरीके से हमने इसके अंदर भी करा। तो ये हमारा dv2 sin फाई और यहाँ cos फाई। क्लियर है, अब आप क्या देख रहे हैं, हमने कंपोनेंट तोड़ दिए, डिफरेंट को यहाँ लगा लिया। अब आप क्या देख रहे हैं, एज पर पिक्चर, एज पर फिगर, फिगर के अनुसार आप देख रहे हैं। देखिए इनका मैग्नीट्यूड dv1 का ये गिरेगा, बस ये dl1 है और ये dl2 है। ये तो छोटे से स्मॉल करंट एलिमेंट, उनकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली लेंथ तो बहुत बराबर मिलेगी। तो आप इस सारी चीज के अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि हम ये बोल पाएंगे एज पर फिगर के अनुसार इसका ये मैग्नीट्यूड सेम है। और ये देखिए ये यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट बनाता है स्टूडेंट्स, कोस। कौन सा बनाता है, कोस। और ये क्या बनाता है, साइन। ये हमने गलती कर ली, हमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस ही आएगा, क्योंकि ये एंगल है और आपका ये साइन है। ठीक है, तो अब ये वाले एंगल दो हैं, यानी कि dv1, तो आप यहाँ बोलेंगे दिस वन एंड दिस वन। तो हियर एज पर फिगर dv1 cos phi and dv2 cos phi having same magnitude and acting in opposite direction। क्या स्टूडेंट्स, वो सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। Therefore they cancel to each other, एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल करते हैं। ओके, अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, देन ओनली dv1 sin phi and dv2 sin phi components of dv1 and dv2 will add up, वो जुड़ जाएंगे and provide net magnetic field at point P due to diameter at point P due to diameter। ओके, अब हमने क्या देखा, ये दो कंपोनेंट जुड़ के केवल इन दो एंड्स की क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास तो इस पूरे कंडक्टर में ऐसे तो बहुत सारे क्या है स्टूडेंट्स, डायमीटर लेंस इसके सामने आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा, इसके सामने, ऐसे तो बहुत सारे हैं। सो वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन of dv sin phi। हमें dv sin phi का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टू फाइंड we have to find, we have to integrate of dv sin phi for obtained
नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमारे पास फ्रेंड्स इधर से देखिएगा ये आपके पास dV1 वाली वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको हम लोग यहाँ से 2 बोल देते हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ से जो dV होगा वो स्टूडेंट्स निकलेगा dV1 sin phi। आप चाहें तो यहाँ dV1 बोले चाहे dV2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि dV1 और dV2 का मैग्नीट्यूड सेम ही आता है जो इक्वेशन नंबर 1 में रिप्रेजेंट हो पा रहा है। यहाँ से dV2 में क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ dl2 होगा, लेकिन इनके अप्रोक्सीमेट लेंथ सेम है, I सेम है, S सेम है, 4 पाई सेम न्यू नॉट है, तो इसका मतलब d1 और d2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें dV1 की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है देख लो, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन क्या स्टूडेंट्स S स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू बता दीजिए आप यहाँ से देख के, आगे dl1 तो आएगा, तो साइन फाई की वैल्यू ये, साइन फाई इस पिक्चर से बताओ स्टूडेंट्स क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज a बाय s, तो हमने ये लिख दिया a बाय s इनटू में dl1। ओके, आप 1 बोलेंगे तो 1 ले ले, 2 ले ले, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स इसको भी और इस हिस्से को भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से तो b बन जाएगा, यहाँ से कॉमन चीज देख लो क्या आ रही है, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a अपॉन स्टूडेंट्स क्या है, s की पावर 3, क्या है s की पावर 3। अब आपको इंटीग्रेशन dl दिखाना है। अब आप ये बताओ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इंटीग्रेशन dl देखें तो सर्कमफेरेंस के हिसाब से इस पूरे सर्कुलर राउंड की लंबाई 2 पाई हो जाएगी, क्योंकि a इसका रेडियस है तो सर्कमफेरेंस 2 पाई हो जाएगी, इसलिए हम इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a अपॉन s की 3 इंटू 2 पाई a। अब आप इसमें से देख लीजिए क्या करता है, ये 2 पाई से 2 काट दे तो 2 बच गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो न्यू नॉट I अपॉन a स्क्वायर और नीचे बचेगा 2s की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्या बनेगा 2s की पावर 3। अब आगे चलेंगे तो इसके आगे वाले हिस्से पे देखिए आप, यहाँ तक क्लियर है ये पिक्चर आप लोगों को, देख लीजिए कैसे निकाली हम लोगों ने। अब नो नॉट I अपॉन a इंटू a स्क्वायर बटे 2s3 है s। अब मुझे पता है s मेरा पाइथागोरस से मैंने यहाँ निकाला था, तो मेरा s क्या था स्टूडेंट्स, इधर था ना s इस पिक्चर में, और ये क्या मेरा था r और ये a था, तो पाइथागोरस से s स्क्वायर मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या था स्टूडेंट्स a, तो ये क्या था r, तो इसका मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ से आप s निकाल के देख लीजिए स्टूडेंट्स, s कितना आया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। ओके, अब देयरफॉर तो ये वैल्यू बताओ कितनी हो गई b, ये कितनी आ गई स्टूडेंट्स, न्यू नॉट अपॉन में 2, s की जगह ये डाल देंगे स्टूडेंट, s की पावर 3 है, तो इसका मतलब r स्क्वायर a स्क्वायर, पावर हाफ तो ये है और 3 ये है, तो इसका मतलब हाफ के ऊपर 3। ओके, अच्छा अब इधर देखिए न्यू नॉट तो ये हो गया, I स्क्वायर ये है स्टूडेंट्स, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको लोड सॉल्व करें तो न्यू नॉट अपॉन न्यू नॉट I a की स्क्वायर 2, और इसे बोल सकते हैं r स्क्वायर a स्क्वायर की 3/2। ओके, अब ये ज्यादा बड़ा हो गया तो आप इसको मान लीजिए, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आप लोग क्या देख रहे हैं, ये तो 1 टन्स के लिए आया, अगर हम यहाँ पे इसको 4 टन्स अप्लाई करते हैं, कितने टन्स कर दें, n टन्स, देन सो तो b हमारे पास कितना हो जाएगा, न्यू नॉट n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3/2, ये निकला मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहाँ केस बनाएंगे, ये हमारी टोटल इंटायर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है ऑन द एक्स, ऑन ए पॉइंट लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके,
इसमें आर और ये दोनों आ चुके हैं। ए रेडियस है उस सर्कुलर लूप का, आर वो डिस्टेंस है जिस पे पी पॉइंट एक्सिस के ऊपर लिया गया है, एन उसके अंदर टर्न्स लगाए गए हैं, आई उसमें से करंट पास हो रहा है, और ए आपको बताई दिया गया है, न्यू नोट उसमें कांस्टेंट है। अब यहाँ जो केस बनाएंगे उस चीज को देखिएगा, केस कैसे बनेंगे। तो केस के लिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग केस लेंगे आप। तो केस नंबर फर्स्ट देखिएगा, जो पहला केस देखें कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस पिक्चर के अंदर हम आर को 0 ले लें, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ सर्कुलर लूप लिया था, ये वाला ऐसे जा रहा था करंट, ठीक है, तो हमने इसकी ये वाली एक्सिस ली थी ना स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास इसका पी पॉइंट पे एस था, ये पॉइंट पी था, तो इसका ये वाला ए था। अगर ये आर 0 करा, दैट मीन्स ये आर यहाँ पे कहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया, तो इसका मतलब हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, उसके सेंटर पे आ गया, यहाँ। क्लियर है, आर 0 हो गया इस केस में। तो जब ये आर 0 हो गया इस केस में, अब आई करंट फ्लो करता हो तो रेडियस तो रहेगा ही, ये तो खत्म हो नहीं सकता इसमें। तो क्या होगा उस चीज को समझो इस पिक्चर से। तो आपके पास बी जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये 2 तो पढ़ाई है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैंने आर 0 कर दिया, ध्यान से देखो, ये पार्ट 0 में से ए स्क्वायर में स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ए की 3 आ जाएगा, तो यहाँ ए की 3 हो गया, ये कट गया इससे, तो हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, म्यू नॉट एन आई, और यहाँ ये स्क्वायर कट गया था 2a। ये आपने देख लिया। अब आपने याद हो कि जब हमने सेंटर के ऊपर सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी वो हमारी म्यू नॉट आई अपॉन 2r आती थी, तो r की जगह है a कंसिडर हो रहा है, तो ये आंसर हमारा बायो-सवार्ट की जो सेकंड ऐप थी उससे मैच खा जाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके सेंटर पे मौजूद होगी जब आपका r अप्रॉक्सीमेटली 0 होने से आप उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे। अगर n टर्न्स है तो इतनी होगी, या हटा दोगे तो 1 टर्न्स की म्यू नॉट आई अपॉन 2a होगी। क्लियर है। अब इसका सेकंड केस देखो फ्रेंड्स, सेकंड क्या होगा, केस नंबर सेकंड। अगर सपोज करो कि इफ r इज मच 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 ग्रेटर देन a, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब r मच मच ग्रेटर देन a हो जाएगा तो इस पिक्चर में इस a को नेगलेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, इस पिक्चर में इसमें, तो b हमारे पास कितना हो जाएगा, इस बात को समझे। तो इस बात में हमारे पास ये a स्क्वायर हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इस वाले कंपैरिजन चल रहा है इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। क्लियर। अब दूसरी बात, यहाँ 2 है, ये r इसके कम है तो ये नेगलेक्ट हो गया, तो r स्क्वायर r से कट गया, ये 3 है, ये r स्क्वायर हमारे पास, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r की 3। अब आप देखिए इसमें इंटरेस्टिंग है, अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दो और पाई से यहाँ कर दो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो म्यू नॉट एन आई, इसको एरिया बोलते हैं स्टूडेंट्स, पाई ए स्क्वायर, सर्कल का एरिया बन गया, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये सर्कल है, इसका रेडियस a हो तो इसका एरिया क्या बनेगा, पाई ए स्क्वायर बनेगा, और डिवाइड एरिया बन चुका है, नीचे आ लीजिए 2 पाई आर की 3, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी आपकी जब r ग्रेटर देन a हो, मीन्स r जो है वो काफी दूर चला जाएगा ऑन एक्सियल एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, अब केस नंबर 3 की बात करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस जाएगी। तीसरा केस क्या होगा, जब आप r को a के बराबर बोल दो, तो इसका मतलब यहाँ पिक्चर में r और a रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n
म्यू नॉट एन, तो यहाँ क्या बना स्टूडेंट्स, आई ए स्क्वायर, क्लियर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये एज इट इज हो गया। अब मैंने तो कहा कि ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब 2। अब आप चाहो तो आर को ए भी बोल सकते हो और ए को आर भी बोल, तो मैं आर को ए ले लेता हूँ, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर, और ऊपर क्या पड़ा स्टूडेंट्स, 3/2, क्लियर। अब इसको सोल्व करो, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, नीचे देखो स्टूडेंट्स ये 2 ए स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, इस चीज को समझो, ये 2a स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये तो देखो a स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और आगे कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की पावर, यहाँ कितनी है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 की पावर 3/2, और a स्क्वायर का आ जाएगा ऊपर से 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटे, तो हमारे पास आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5/2, क्योंकि 3/2 प्लस 1 की पावर 1 है, 5 में, और ए स्क्वायर कटेगा तो ए की 3। अब ये से कैंसिल कर दो, ये आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5/2, और उत्तर क्या है ए। ये हमारे पास आंसर निकल आया मैग्नेटिक फील्ड। कब होगी, जब R इक्वल टू ए हो जाए, मतलब जितना करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का रेडियस हो उतनी ही दूरी पे अगर P पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड ये बन जाएगी म्यू नॉट एन आई, फॉर एन टर्न्स होगी एन आई, अदरवाइज म्यू नॉट आई अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू ए। ए क्या है, रेडियस है उस करंट लूप का। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और उसका जो फाइनल रिजल्ट था उसके ऊपर हमने 3 केसेस लगाए। फर्स्ट केस में चेक करा कि R अगर उसका 0 कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेकंड R ग्रेटर देन a स्क्वायर हो, मींस R ग्रेटर देन a हो, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट a point P, and the last one that is most important, if R is equal to A, then what will be the value of magnetic field? This is the answer. So this is all about magnetic field at a point on the axis of current carrying circular loop. मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका एक लाइक या आपके कुछ सुझाव मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं और मेरे को और ग्राउंड और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि मैं और बेटर आपके लिए वीडियो बना सकूं, ताकि आपकी नॉलेज किसी तरह और अपडेट हो और आप इस सब्जेक्ट में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज योर ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें एंड डू वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स।